नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सर अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो अपना प्लेटफॉर्म है इसमें आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी विषयों के वीडियो प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन हम लोग एक एक करके करेंगे। तो मैं आज आप लोग को मनोविज्ञान में बिल्कुल एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट इसमें बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इससे पहले मैंने अधिगम की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। तो अधिगम में मैंने आपको थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों से परिचित कराया है। उसी क्रम में आज जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है वो है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत। तो चलिए मित्रों, हम लोग अपने इस सिद्धांत को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सिद्धांत है वह है क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत। तो इस क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया। जो बीएफ स्किनर हैं वो अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ चीज़ें बताईं जो कि पावलोव और थॉर्नडाइक से बिल्कुल भिन्न है। तो आइए जान लेते हैं पहले इन्होंने प्रयोग किस पर किया। तो इन्होंने प्रयोग जो है चूहे पर और कबूतर पर किया है। चूहे पर इन्होंने 1930 में प्रयोग किया और अपने दूसरे प्रयोग में इन्होंने कबूतर का प्रयोग किया और कबूतर का प्रयोग इन्होंने 1943 में इन्होंने कबूतर के ऊपर अपना प्रयोग किया है। इनके सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। देखिए मित्रों, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं किसी भी सिद्धांत को तो हिंदी में उस सिद्धांत के कई सारे नाम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पावलोव के भी कई सारे नाम थे, थॉर्नडाइक के भी कई सारे नाम थे। इसी तरीके से इस क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत के भी कई सारे नाम हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम। इसमें सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, आरएस बॉन्ड थ्योरी, क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत, इन कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली स्किनर महोदय इसमें कहते क्या हैं। देखिए, स्किनर महोदय जो हैं वो अपना सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव से भिन्न करने के लिए इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जोड़ी। जैसे कि पावलोव ने जो कहा कि जब तक उद्दीपक नहीं दिखाया जाएगा तब तक प्राणी किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करेगा। जैसे उनका जो कुत्ता है उस कुत्ते में लार तभी बनेगी जब भोजन आएगा। तो भोजन क्या है? उद्दीपक है। लार का बनना क्या है? अनुक्रिया है। ठीक है। तो जो वो पावलोव है उनका जो कुत्ता है वो किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले उद्दीपक के आने का वेट करता है। यहाँ ये उसका खंडन करते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि मनुष्य क्रियाशील होता है और मनुष्य वातावरण में स्वतंत्र रूप से क्रियाएं करता रहता है और जिस क्रिया से उसको पुनर्बलन की प्राप्ति होती है वह क्रिया वो करना सीख लेता है। तो जो यहाँ पर जो उनका उद्दीपक है वो पुनर्बलन है। ठीक है। पर इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य किसी भी व्यवहार को करने से पहले उद्दीपक के आने का वेट नहीं करता बल्कि वो व्यवहार करता रहता है और उसी व्यवहार से उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है। पुनर्बलन भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो प्राणी है वो एक्टिव है, वो क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के बाद उसको पुनर्बलन मिलता है। जिस प्रक्रिया में उसको धनात्मक पुनर्बलन मिलता है या उसके कार्य की संतुष्टि होती है उस क्रिया को करना वो सीख लेता है। जिस क्रिया से उसके कार्य की संतुष्टि नहीं होती उसको ऋणात्मक पुनर्बलन मिलता है, उसको वह धीरे धीरे करना बंद कर देता है। इनका बेसिकली यही कहना है। जैसे वहाँ पर जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एसआर बॉन्ड थ्योरी कहा, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने कहा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है। पहले अनुक्रिया होगी बाद में उद्दीपक आएगा। उन्होंने क्या कहा था कि पहले उद्दीपक दिखाएंगे बाद में अनुक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको बताया। आइए यहाँ पर जानते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। और तो इतने सारे नाम हो गए। देखिए, स्किनर ने
दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं। देखिए, अपने सिद्धांत को दूसरों के सिद्धांत से अलग करने के लिए स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए। उन्होंने कहा कि प्राणी दो प्रकार से व्यवहार करता है। कौन कौन से प्रकार हैं वो? तो देखिए, प्राणी एक है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। देखिए, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार स्किनर कहते हैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ये लिखा हुआ है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो उद्दीपक के प्रत्यक्ष कंट्रोल में होता है, यानी कि उसको होने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे कि वहाँ पर था पावलोव के नियम में कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी, वो जो अनुक्रिया थी वो उद्दीपक के कंट्रोल में थी। तो एक प्रकार का व्यवहार ऐसा होता है, कैसा होता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जो कि उद्दीपक के प्रत्यक्ष कंट्रोल में होता है। और दूसरा क्या होता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। देखिए, क्रिया प्रसूत व्यवहार ऐसा व्यवहार है जिसमें होने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में देखिए, जब भोजन आएगा तब भोजन को देखकर या उसकी महक को महसूस करके हमारे मुंह में लार का आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अगर भोजन नहीं आया तो लार भी नहीं गिरेगी कुत्ते के केस में। ठीक है, ये था प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार का मतलब जैसे कि मेरा फ़ोन बज रहा है, मेरा फ़ोन बज रहा है, मैंने देखा, देखकर मैं उसे उठाऊं या ना उठाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मैं किसी भी उद्दीपक के नियंत्रण में काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी मर्जी से जो क्रियाएं प्राणी करता है उसको क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। तो यहाँ पर वो इसी क्रिया प्रसूत व्यवहार की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए, स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर बल दिया है। यानी कि उद्दीपक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अनुक्रिया क्या हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। ये दो प्रकार के व्यवहार बताए इन्होंने अपने सिद्धांत को औरों को सिद्धांत से अलग करने के लिए। अब जानते हैं इनका प्रयोग क्या है। इन्होंने प्रयोग में क्या किया? देखिए, किसी भी सिद्धांत को पढ़ने से पहले उसमें जो उसने प्रयोग किया है उसको भी जानना आवश्यक होता है। पर जो प्रयोग है वो सिद्धांत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वो उसको प्रूव करने के लिए है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ये बॉक्स दिख रहा है, इसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ये एक चूहा है। ठीक है, ये चूहा दिख रहा है। इन्होंने अपने इस बॉक्स को ऐसे डिज़ाइन किया कि यहाँ पर ये चूहा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक घंटी की आवाज़ होती है, यहाँ एक कटोरी है जो कि ऐसे निकल कर सामने आती है, और ये एक लीवर है। तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक भूखे चूहे को यहाँ पर छोड़ दिया। देखिए, जिसने भी प्रयोग किया उसने जानवर को भूखा ही रखा, चाहे वो बिल्ली ने किया हो, चाहे वो कुत्ते में किया गया हो, चाहे चूहे में किया गया हो। इन्होंने क्या किया? एक भूखे चूहे को पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखे चूहे को जो पिंजड़े में बंद कर दिया तो उसका स्वाभाविक नेचर है, चूहा अगर आपने कहीं बंद कर दिया है तो उछल कूद मचाता है, घूमता है, फिरता है, इधर उधर दौड़ता है, इसको काटने का प्रयास करेगा, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता रहता है, स्वतः ही करता रहता है, किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। अब ये अपनी अनुक्रियाएं कर रहा था। एक बार क्या हुआ कि इसका पैर इस लीवर पर पड़ गया, लीवर पर पड़ा, घंटी की आवाज़ हुई, बल्ब जला, रोशनी हुई, और इसमें से रखा हुआ खाना इसके सामने आ गया। तो धीरे धीरे क्या देखा, तो जब ये खाना आ गया, इसको खाने को इसने खाया तो इसे पुनर्बलन मिला। ठीक है, पुनर्बलन मिला। कैसा पुनर्बलन था? धनात्मक पुनर्बलन। तो इसको इसने पुनर्बलन मिला। तो कुछ समय बाद बार बार इसी प्रयोग को करने के बाद स्किनर ने देखा कि चूहे ने खाने को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी उसको उसने सीख लिया था। यानी कि कोई भी जो प्रक्रिया है या कोई भी सीखना है वो पुनर्बलन के माध्यम से होता है। यहाँ पर पुनर्बलन उद्दीपक का कार्य करता है, पर उद्दीपक कब आता है? अनुक्रिया के बाद। वहाँ कब आ रहा था? अनुक्रिया से पहले। यही यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। तो इस प्रयोग के माध्यम से स्किनर ने बताया कि पहले अनुक्रिया होती है, इसके बाद उद्दीपक प्रस्तुत होता है। उद्दीपक को उन्होंने पुनर्बलन कहा है। देखिए, कई बार पूछा है कि पुनर्बलन के जन्मदाता कौन है। तो देखिए,
सारे सिद्धांतों में पुनर्बलन का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है, पर नाम किसी ने नहीं दिया कि इसको पुनर्बलन कहते हैं। किसी ने उद्दीपक कहा तो किसी ने कुछ कहा, इन्होंने उस उद्दीपक को पुनर्बलन कहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पुनर्बलन के प्रतिपादक या रीइंफोर्समेंट के प्रतिपादक कौन है, तो रीइंफोर्समेंट के प्रतिपादक कौन है? ये हैं बीएफ स्किनर। और इन्होंने सबसे अधिक बल किसे दिया है? अनुक्रिया पर दिया है, रिस्पॉन्स पर दिया है, ना कि स्टिमुलस पर। और एक बात और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या अभिक्रमित अनुदेशन है वो भी बीएफ स्किनर ने दिया है। अपने इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए उन्होंने वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विकसित किया था। ठीक है, अब आइए हम लोग इसकी और बातें जानते हैं। तो ये हो गया व्यवहार, दो प्रकार का व्यवहार आपने जाना, इसका इन्होंने प्रयोग क्या क्या था वो जाना। अब इनके सिद्धांत में अन्य और क्या तथ्य थे वो भी जान लेते हैं। देखिए जल्दी से, पहला था पुनर्बलन। तो मैंने अभी बताया कि जो दूसरों के सिद्धांत में जो उद्दीपक था उनके सिद्धांत में वो पुनर्बलन था या रीइंफोर्समेंट थी। तो रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, धनात्मक या पॉजिटिव, ऋणात्मक या नेगेटिव। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन के कुछ उदाहरण है पुरस्कार, भोजन, पानी इत्यादि। ऋणात्मक पुनर्बलन के कुछ उदाहरण है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक पुनर्बलन के कुछ उदाहरण है तीव्र आवाज, बिजली, चमक, दंड या डांटना, डपटना, दंड देना, तेज आवाज करना, बिजली की चमक, ये सब क्या है? सब ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा सुपर टेट में कि पुनर्बलन है ऋणात्मक, दंड है ऋणात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन या इसमें से कोई नहीं। तो जो दंड है वो कहीं कहीं ऋणात्मक पुनर्बलन देता है और कहीं कहीं दंड को किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं माना जाता। ठीक है, पर जो स्किनर हैं वो दंड को जो है पुनर्बलन मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि दंड एक ऋणात्मक पुनर्बलन है जो कि धनात्मक पुनर्बलन से कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के पुनर्बलन हो गए। अब इन्होंने पुनर्बलन की अनुसूची बनाई, एक अनुसूची बनाई, यानी पुनर्बलन अनुसूची दी इन्होंने। देखिए पुनर्बलन अनुसूची का मतलब होता है कि पुनर्बलन कब, कैसे और कितनी मात्रा में देना है, इसका एक खाका तैयार किया उन्होंने, जिसको उन्होंने कहा पुनर्बलन अनुसूची। अब पुनर्बलन अनुसूची में दो प्रकार की अनुसूचियाँ थीं, एक आंशिक पुनर्बलन अनुसूची और एक सतत पुनर्बलन अनुसूची। तो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची और सतत पुनर्बलन अनुसूची क्या होता है? तो जो सतत पुनर्बलन अनुसूची है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला। ठीक है, तो सतत पुनर्बलन का यहाँ मतलब है कि प्राणी की हर अनुक्रिया के बाद उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, इसको हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है, आंशिक पुनर्बलन का ये मतलब होता है कि प्राणी की हर प्रक्रिया के बाद नहीं, बल्कि किसी निश्चित प्रक्रिया के बाद कुछ समय अंतराल के बाद उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। अब स्किनर ने इन दोनों पुनर्बलनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह पाया कि आंशिक पुनर्बलन क्रिया प्रसूत व्यवहार को बनाए रखने में ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आंशिक पुनर्बलन पर उन्होंने जोर दिया है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट है वह है अंतर्नोद या ड्राइव। देखिए ड्राइव क्या होता है? ड्राइव मनुष्य की एक आंतरिक अवस्था है जो उसे किसी भी प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ड्राइव हमारे अंदर से आता है, अंतर्नोद हमारे अंदर से आता है, जो कि हमें किसी भी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर हमें भूख लगी या हम भूखे हैं, तो जो भूख है वो हमें प्रेरित कर रही है क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे बिल्ली भूखी थी, कुत्ता भूखा था, चूहा भी भूखा था, तो जो भूख थी वो क्या थी? वो थी अंतर्नोद या ड्राइव। उसने प्रेरित किया क्या करने के लिए? अनुक्रिया करने के लिए, ताकि अनुक्रिया करें, अनुक्रिया करने के बाद भोजन प्राप्त हो और उस भूख को प्राणी शांत कर सके। तो ये अंतर्नोद होता है। इसके बाद होता है शेपिंग। देखिए शेपिंग का मतलब होता है कि पुनर्बलन के माध्यम से किसी भी प्राणी में उस व्यवहार को स्थायी करना या उस व्यवहार को सिखाना जिससे उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। यानी कि हम जब किसी भी प्राणी को या किसी भी व्यक्ति को हम कुछ सिखाना चाहते हैं
तो सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? पुनर्बलन आवश्यक है। पुनर्बलन के माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचाना या किसी व्यवहार को सिखाना, वो कराता है शेपिंग। तो ये इनका सिद्धांत है और इनके सिद्धांत में इन्होंने देखिए सबसे अधिक बल दिया है अनुक्रिया पर, मैंने बताया आपको। तो ये इनके सिद्धांत के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये इनका सिद्धांत है। इनका जो दूसरा प्रयोग था वो कबूतर पर था, कबूतर पर भी इन्होंने इसी प्रकार से प्रयोग किया था। तो आप लोग यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि वो जो आपने थॉर्नडाइक पढ़ा था वो एसआर बॉन्ड थ्योरी थी और ये आरएस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है। तो ये स्किनर का सिद्धांत है। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर पावलोव और स्किनर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि ये मेरा चैनल जो ये छोटा सा प्रयास है मेरा, मैं आगे इसको लेकर जा सकूं। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो धीरे धीरे मेरा यह चैनल बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये कक्षाएं भी मिलना बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूँगा और आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहूँगा। धन्यवाद।